हेलो दोस्तों। मुझे पता है कि आप मेरी दूसरी कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस बार मैं आपके लिए किसी अजनबी के प्यार में बुक से दूसरी स्टोरी बेआवाज़ यादें लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बेआवाज़ यादों का भाग 1। बेआवाज़ यादें। यादों की बात करें तो वो कभी किसी का पता कहाँ पूछती हैं। वो तो बस चली आती हैं, यूं ही, बिना ये कहे कि मैं आ रही हूँ। जरा चाय बना लेना, 2-4 लम्हे तुम संग तसल्ली से बिता लूँगी। वो तो एकदम झंझावत की तरह आती हैं, सरपट सरपट, एक के बाद एक। ऐसा ही कुछ उस समय हुआ जब दिल्ली जाती हुई मेरी कार अलीगढ़ से होते हुए गुजरी। वो अलीगढ़ लिखा साइन बोर्ड, जीटी रोड के किनारे खड़ा मेरा स्कूल, कुछ कुछ वहाँ घूमते लोग लगभग वैसे ही मालूम पड़ रहे थे जैसा मैं उन्हें एक उम्र पहले छोड़ गई थी। बस जरा जरा सी शक्लें बदल गई थीं। अरे हाँ, उम्र का पूरा पड़ाव बीत चुका है और उसके संग बीतती जा रही हूँ मैं। मैंने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा और स्कूल के सामने खुली किताब कॉपी की दुकान की तरफ मुड़ गई। मैंने जब दुकानदार से पूछा कि यहाँ जो पहले फ़ोटोग्राफ़र रहा करते थे वो कहाँ गए, तो उसने बताया कि चच्चा तो अब रेलवे रोड वाली दुकान पर बैठते हैं। सुन के अतिया की वो बात याद हो गई। यार कैसा होता है ना, अगर कोई अपने घर का इंसान हमें छूता है तो कुछ भी नहीं होता, मगर कोई बाहरी टच करता है तो बॉडी में कैसा सेंसेशन होने लगता है। और हम उसको चिढ़ाते हुए पूछ बैठे कि आखिर मोहतरमा को किसके टच ने सेंसेशन दिलाया। बाद में पता चला वो इसी दुकान के चच्चा महाशय थे। अब सोच रही हूँ तो लगता है वक्त कितनी जल्दी उड़ जाता है परिंदों सा। परिंदे तो फिर भी एक बार को अपनी नीड की तरफ रुख कर लेते हैं, लेकिन ये वक्त ना मुराद एक बार उड़ जाता है तो वापस पलट के नहीं देखता कि अपने संग कितने लम्हे, मौसम और कितनी सदियाँ लेके उड़ चला है। वो बस इसी तरह लौटता है, यादों के लिफाफा उड़े और हम बीते हुए लम्हों की परतों में घुसकर हर पल से हिसाब किताब करने में लग जाते हैं। आज भी मैं ठीक उस दिन की तरह तलाशने में लगी थी। वो सपनीली नीली आँखें जिनसे नज़र हटाते हुए मेरी ये आँखें खूब रोई थीं। वो मेरा सपना, मेरा अपना, मुझसे दूर, बहुत दूर छूट जा रहा था और मैं देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये वाक़या उस वक्त का है, या यूँ कहिए मेरी ज़िंदगी के उस दौर का है जब बाली उम्र बचपन की दहलीज को छोड़ के जवानी की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। आलम यह था कि जब क्लास की कोई एक लड़की फिल्म देखकर आती और स्कूल के खाली पीरियड में बाकियों को आंखों देखा हाल सुनाती और बेचारे लड़के जो सुन पाते वो ब्लैक बोर्ड पर बात करने के इल्ज़ाम में उनका नाम लिख देते। जब फिल्मों में चलने वाली हीरो हीरोइन की लव स्टोरी को हम सच समझा करते थे और उन्हें अपना आइडल मान बैठे थे। जब फिल्म में दोनों गाते, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे, तो वहीं बैठे माँ बाप हमें समझाते कि देखो बेटा, ये फिल्म है, इसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और फिल्म से लौटने के बाद उनके दोस्तों के बीच यही डिस्कशन का टॉपिक होता कि आजकल फिल्मों में क्या बेखुदा दिखा रहे हैं, कोई संस्कार ही नहीं बचा। ये उस उम्र की बात थी जब स्कूल से लौट करके शाम को लड़के लड़कियां साथ में आइस पाइस विषमृत खेलते और लड़का अपनी पसंद वाली लड़की को जानबूझकर पहले आइस पाइस नहीं बोलता और लड़की नादान बनते हुए अपने वाले को अमृत देने के बहाने छू लेती, जैसे मैंने खेल खेल में अपने वाले को छू लिया था। और तब आतिया की बात सच लगी कि सच में सेंसेशन तो होता है यार। मैं उसको उसके सभी दोस्तों की तरह आदि बुलाती, जबकि उसका नाम आदिल था। और ये बात मुझे आतिया से मालूम पड़ी क्योंकि वो उसकी ममेरी बहन थी। आदिल मेरी ही कॉलोनी में रहता था और आतिया हमारे स्कूल के पीछे वाली कॉलोनी में। पता नहीं, सुनने में फ़र्क था।
या इस तरह के नामों के बीच कभी रहना नहीं हुआ, इसीलिए उसके आदिल वाले ल से मेरा कोई परिचय ही नहीं हो पाया था। बस परिचय था तो उसके ल से लट्टू से। बहुत बढ़िया लट्टू फिरकाता, वो लट्टू फिरकते देखता और मैं उसकी आंखों में फिरकता लट्टू। नीले कंचे जैसी आंखों में पीला लट्टू हरा नजर आता। वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है, बस वैसे ही मुझे हर जगह बस आदि और सिर्फ आदि ही नज़र आता। वो मेरे ही क्लास का था, बस क्लास का सेक्शन अलग था। शायद लट्टू देखने की बात वो भी जान चुका था, इसीलिए क्लास ख़त्म होते ही वो किसी न किसी बहाने से मेरे क्लास के बाहर खड़ा हो जाता। उसे मालूम था कि मेरी सीट दरवाजे के पास वाली है, तो इस तरह से आकर खड़ा होता कि उसे मेरा पलक दो पलक दीदार हो सके। किसी को शक होने का सवाल नहीं, क्योंकि आतिया भी मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठा करती थी। पहले कुछ दिन तो मुझे लगा आदि अपनी बहन की सिक्योरिटी में वहाँ खड़ा होता है, मगर एक दिन मुझे इल्म हुआ कि नहीं, बात कुछ और ही है, क्योंकि आतिया उन दिनों महामारी की परेशानियों के चलते स्कूल नहीं आ रही थी और आदि अब भी वहीं आकर खड़ा हो रहा था। एक दिन जब उसने मुझसे क्लास में से निकलते वक्त ये कहा कि आतिया कुछ दिन आ नहीं पाएगी, क्या मैं उसको होमवर्क बताने उसके घर जा सकती हूँ? तब मैंने थोड़ा अकड़ झाड़ते हुए उससे कहा कि तुम भी तो उसी क्लास में हो, बस सेक्शन ही तो अलग है। तुम नहीं नोट कर सकते, बस यहाँ आकर खड़े हो, किसकी पहरेदारी में लगे रहते हो बस। उस वक्त वो जो कातिल मुस्कान से मुस्कुराते हुए गर्दन उचका के अपनी क्लास की ओर बढ़ा कि कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं हैरत से शर्माते हुए वाटर कूलर की तरफ बढ़ गई। पानी पीते हुए बहुत देर तक मुस्कुराती और फिर लगा हो उसका चेहरा मेरी मुस्कुराहट से जा चिपका हो। वो जब तक याद हो आए और उसके साथ उसकी वो अदा, तौबा तौबा, मुझे जाने क्या हो जा रहा था, पता ही नहीं चल पा रहा था। उसका वहाँ खड़ा होना मुसलसल जारी था, फिर उसे रोकता भी कौन फिर डूबता उसकी निगाहों के नीलेपन में, मगर मेरा डूबना बदस्तूर जारी था। उसने कई दफ़ा मुझे अपनी चाहत का एहसास कराया, मगर मैं अपनी बंदिशों के चलते खामोश ही रही। उसे चाहते हुए भी उससे कुछ न कहती। एक दिन जब उर्दू का काम पूरा करने के लिए उससे कॉपी मांगी, तो उसने कॉपी के संग एक स्लिप पर फराज साहब की शायरी के साथ जो बात लिखी वो अब तलक दिल पर काबिज है। वो कुछ ऐसा था, अगर तुम्हारी अना ही का है सवाल तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। हेलो दोस्तों, तो आई होप आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आ रही होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या होगा आगे इस कहानी में। क्या मैं और आदिल दोस्ती कर पाएंगे? तो अगले भाग को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।